सीजी स्कूल की 9th क्लास की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में प्यारे बच्चे आपका स्वागत है। 9th क्लास का हम हिंदी का गद्य खंड का पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं। प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास का जो अंश था दो बेलों की कथा। दो बेलों की कथा को आपने अच्छी तरह से समझा। उनके बेलों के प्रेम, उनके आपसी संबंध और उनकी गुलामी से बेड़े तोड़ने की जो सीख थी वो अद्भुत थी। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना, वो 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, उपभोक्तावाद की संस्कृति। ये एक गद्य विद्या की, मैंने बताया था पहले ही पाठ, गद्य विद्या में निबंध होता है, उपन्यास होता है, यात्रा वृत्तांत होता है, संस्मरण होते हैं, तो उसमें से ही कथा होती है, तो उसी में से ये है निबंध है। इसके लेखक हैं श्यामचरण दुबे। उपभोक्तावाद संस्कृति क्या है, उपभोक्तावाद किसे कहते हैं, इसको समझते हुए हम इसके चैप्टर के अभी और आने वाले समय में उपभोक्तावाद कैसे लोगों पर हावी हो रहा है, आजकल की जो मार्केटिंग व्यवस्था है उस पर क्या है, क्या हो रहा है और कैसे लोगों की जेबें खाली करा रही मल्टीनेशनल कंपनियां, इस सब पर बहुत ये एक इकोनॉमिकल क्वेश्चन भी है, आर्थिक प्रश्न भी है। इस तरह से इसको सब अच्छा ढंग से समझने का ये चैप्टर है और हमारी जो दिग्भ्रमित स्थिति है उसको भी हम सुधारें इस चैप्टर को पढ़ाकर, कि हम जैसे कैसे इन कंपनियों के मकड़ जाल में, इन एडवर्टाइज के मकड़ जाल में आते जा रहे हैं और हम कैसे अपनी जेबें खाली कर रहे हैं, इसके सब के बारे में बताया गया है। तो इसी है श्यामाचरण दुबे इस चैप्टर के लेखक हैं पाठ के। उनको हम अच्छे उनका परिचय कर लेते हैं, क्योंकि परिचय उनका इसमें किताब में भी दिया गया और क्वेश्चन भी बनता है इसका। ये श्यामाचरण दुबे, और ये श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश एमपी के बुंदेलखंड अच्छा प्रसिद्ध जगह है, हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की और वे भारत के अग्रणी आगे के रहे हैं, समाज वैज्ञानिक रहे हैं, एक सोशल साइंटिस्ट हैं। इस तरह से समाज में क्या चेंजेस होते हैं, क्या ज़रूरी होते हैं, तो उनकी लेखन कला में और उनके बातों में ये दम है। उनका देहांत सन 1996 में हो गया, 1996। मानव और संस्कृति परंपरा, इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, समाज और उसके भविष्य के बारे में ये जो चैप्टर है इसमें ज़्यादा है। समाज की जो वर्तमान दशा है उसका भविष्य, आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, भारतीय ग्राम, उसके परिवेश, संक्रमण की पीड़ा और विकास का समाजशास्त्र, समय की संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें, खास पुस्तकें हैं ये। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया, प्रोफेसर थे तो विभिन्न विश्वविद्यालयों में, विश्वविद्यालय आप जानते हो यूनिवर्सिटीज़, तो विश्वविद्यालय अध्यापन यानी पढ़ाने का काम किया, प्रोफेसर का काम, तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर भी, मुख्य पदों पर भी उनका जीवन यापन हुआ। जीवन में, समाज में, संस्कृति में ज्वलंत यानी जो तीव्र उठने वाले होते हैं, जैसे ज्वलंत मुद्दा का आतंकवाद है, ज्वलंत मुद्दा है जातिवाद है, ज्वलंत मुद्दा है बेरोजगारी है, ज्वलंत यानी जो झकझोर देने वाली, दुखद कर देने वाली ज्वलंत विषय पर उनके विश्लेषण, उनके जो एनालिसिस है, उनके संस्थापना उल्लेखनीय है, प्रकट करने है, बताने योग्य, अच्छी है। भारत की जनजातियों, जैसे भारत बहुत सी जनजातियों में बिखरे हैं, नीरो है, निग्रो है, आदिवासी हैं, गरासिया हैं, कालबेलिया हैं, कितनी जनजाति, भारतीय ग्रामीण समुदायों में केंद्रित उनके लेखों, और भारत ग्रामीण समुदाय जो है उनके, उन पर फोकस किया हुआ, केंद्रित ने फोकस किए हुए उनके जो लेख हैं, उनकी जो लेखन सामग्री हैं वो बहुत ध्यान आकर्षित करती है। बृहद समुदाय का, बृहद यानी बहुत बड़े एक समुदाय का, एक बहुत बड़े वर्ग का, समाज के वर्ग का ध्यान आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, उसकी तरफ खींचती है। इनके जो लेख है इतने इम्प्रेसिव है। जटिल विचारधाराओं को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। जटिल यानी कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे होते हैं, जो उलझन भरे होते हैं, जटिल, उलझन, कॉम्प्लिकेटेड, एक ही। तार्किक, तर्क सहित, विथ प्रूफली, विथ एविडेंस, विश्लेषण करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं और सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं, एकदम इजी गोइंग भाषा में, इजी गोइंग लैंग्वेज में, एक सरल सहज भाषा में हमको बताते हैं, हमको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये इनकी खासियत है, इनकी भाषा शैली की विशेषता है। ये जो मैंने परिचय देते हैं कभी कभी, तो परिचय में आपको क्या पर समझना है, तो परिचय में उनकी जन्म, किसी का भी लेखक और कवि का जन्म, उनकी अचीवमेंट, उपलब्धियां, पढ़ाई, उनकी रचनाएं,
और उनकी भाषा शैली कैसी है, तो ये सभी उनमें छोटे रूप में इनको सब में बता दिया है। उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये जो चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसमें भाषा शैली भी उनकी विशेषताएं अत्यंत प्रभावपूर्ण है। वे बात को स्पष्टता से और क्रमिकता से भी कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। वाक्य छोटे छोटे होते हैं, उनकी भाषा की ये शैली की विशेषता है। बात को आकर्षक बनाने के लिए कहीं कहीं अधूरे वाक्यों का प्रयोग भी करते हैं, इसलिए हम सोचने के लिए मजबूर हो जाएं। अभिव्यक्ति में हम और आप शैली का प्रयोग करते हैं, जिससे हम उनके एकदम से मिल जाएं, उसमें ऐसा प्रयोग होता है। दुबे जी स्वयं प्रश्न उठाकर स्वयं में उसका समाधान भी करते हैं, प्रश्न भी उठाते हैं और समाधान भी करते हैं। तो ये प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई बात है, तार्किक शैली में, विश्लेषणात्मक शैली में, ये इनकी भाषा शैली की अनेक रूप है। तो ये भाषा प्रश्नोत्तर शैली, विश्लेषणात्मक शैली और तार्किक शैली इनकी, तो ये सब हम इनकी जो क्वेश्चन बनता है तो उसमें हम लिखने का प्रयास करेंगे या लिखेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। अब जो नेक्स्ट होता है पाठ का सार, उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये पाठ का सार है, जो समझ लो, छोटा सा शॉर्ट करके लिखा। तो ये पाठ का सार में क्या, निबंध बाजार की, ये जो निबंध है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जैसे हम निबंध लिखते हैं ना तो ये निबंध लिखा है बाजार की गिरफ्त में। गिरफ्त यानी पकड़ में, जो हम किसी की गिरफ्त में आ जाते, कैदी पुलिस की पकड़ में आ गया, गिरफ्त में, गिरफ्तार हो, तो हम बाजार की गिरफ्त में आ गए। हम सब बाजार हमको खरीद रहे, हम बाजार को नहीं खरीद रहे। ये मेंटलिटी है, थोड़ा समझने की चीज़ है। आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है, जो समाज की अभी रियलिटी है कि समाज में क्या हो रहा है। लोग बाज़ार में जाते हैं और ख़रीदना क्या होता है और ख़रीद के क्या आ जाते हैं, क्योंकि मार्केटिंग कंपनियां उनको प्रलोभन दे के एक के बदले एक फ्री, इसके साथ इतना डिस्काउंट है, ये लोगे तो इसके साथ ये फ्री मिल रहा है, एक टूथपेस्ट के साथ एक ब्रश मिल रहा है, और तेल की शीशी लोगे तो उसके साथ एक और ऑफ़र है, सर्फ की थैली लोगे तो 5 किलो के साथ 3 किलो फ्री है, ये नमकीन लोगे तो ये है, उसके साथ वो है, सब चारों तरफ देखो ऑफ़र की मारामारी। एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री है, 2 ड्रेस लेने पर इतने 500 रुपये डिस्काउंट है, 1000 रुपये डिस्काउंट है, और इस तरह से साबुन ये लोगे तो इसके साथ ये है, इसकी साबुन की गुणवत्ता है। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं, ऐसे हम देखेंगे आगे आने चैप्टर, इसे ही चैप्टर में ये पढ़ाया गया, समझाया गया। तो लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन जो एडवर्टाइजमेंट है वो हम देखते हैं टीवी पर, मोबाइल पर, आजकल सब जगह इंटरनेट पर, चमक दमक में कारण वस्तु के पीछे भाग रहे हैं हम। चमक दमक, उसमें हाईलाइटिंग हो रही है, और एडवर्टाइज कंपनियां करने वाली ऐसी दिमाग पर हमको घुमा के हमको ऐसी उसमें घुमा देती है, हमको उसको हिप्नोटाइज कर देती है। इस तरह से पीछे हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है, हम उसकी क्वालिटी पे नहीं देखते हैं, गुणवत्ता पर देख ही नहीं रहे। हम क्या कर देंगे, संपन्न अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाएं, और जो अभिजात्य वर्ग कह सकते हैं, जो ज़्यादा रिच वर्ग हैं, जो पैसे वाले हैं, धनाढ़ हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं, पैसे को खर्च करते हैं, और वो अपने आप को हायर कैटेगरी के बताते हैं, और उनकी जो चीज़ें होती हैं हम उसका अनुसरण करने लगे हैं कि हमें भी ऐसा चाहिए, हम भी ऐसे बने, जबकि हमारी औकात नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं, तो भी हम उनको देखकर ऐसा करते हैं। ये हमारी बड़ी बड़ी मूर्खता है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। लालच भरी, ललचाई ने लालच भरी कि हमारे पास भी ऐसी गाड़ी हो, बंगला हो, ऐसे शर्ट हो, पैंट हो, क्योंकि वो उनके पास अथाह पैसा है, अकुत पैसा है, बहुत बड़ा कारोबार है, किसी कारणवश है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन सभी लोग राजा महाराजाओं की तरह, धनाढ़ियों की तरह नहीं जी सकते थे। ये एक आम इंसान की थोड़ी मानसिकता बदलने के कारण भी ऐसा हो रहा है। ये सभ्यता के विकास का चिंताजनक बात है। ये सभ्यता की अभी जो कल्चरल विकसित हो रही, डेवलप हो रही है, उसकी चिंताजनक बात है। लेखक इससे बड़ा चिंतित हो रहा है, और समाज में क्या घटना चक्र होता है, लेखक और कवि का यही काम होता है कि वो उससे लोगों को रूबरू कराए, उनके साथ फेसिंग कराए। जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है, उपभोक्तावाद का मतलब आप समझ लें कि जैसे वर्ड होगा इंग्लिश में कंज्यूरिज्म, जो मार्केटिंग करने वाले और खरीदने कंपनियां होती है, वो ग्राहकों को खींचना चाहती है। जो खरीदने वाला होता है वो क्रेता होता है, और खरीदता तो है ही है वो, लेकिन साथ में उसका इस्तेमाल भी करता है। तो उपभोक्ता वो कहते हैं जिसको माल को खरीद कर वो अपने इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। ये उपभोक्तावाद है, जो खरीद कर यूज़ करता है और उसको बार बार यूज़ करता है, अच्छा लगता है तो और करता है, और नहीं लगता है तो एक बार खरीद कर भी रोता है, पछताता है, दुखी होता है। लेखक की ये बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और असमता भी बढ़ेगी। देखें
एक तो हम पहनते हैं कपड़े अपने ठीक लगने के लिए और अच्छे एक परिधान जरूरी होता है, रोटी कपड़ा मकान, और एक होता है कि नहीं ब्रांडेड पहनूंगा, एक ही कहता है कि नहीं मेरे तो इतना सुंदर लगना चाहिए। ये दिखावे की संस्कृति है, अपने आप को ज़्यादा ऊंचा बताने की जो संस्कृति कल्चर है, उसमें सामाजिक अशांति बढ़ेगी, उसमें एक दूसरे में वैमनस्य बढ़ेगा, एक दूसरे की खाई बढ़ेगी कि तुम ऐसे हम ऐसे, हम तुम ऐसे महान, इतने धनाढ्य और हम इतने गरीब। इसमें विषमता बढ़ेगी, समता और विषमता, समता यानी बैलेंस, विषमता यानी उसके अप बैलेंस खत्म हो जाएगा, एक ऊंचा और एक नीचा वर्ग खड़ा हो जाएगा। तो ये उपभोक्तावाद की संस्कृति का पाठ का सार जो था मेन, ये इसको बताया गया है बुक्स के अकॉर्डिंग, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आगे का जो चैप्टर है वो भी हम समझते हैं, उसके अंदर जो गूढ़ बातें बताई गई है और शब्दों के जो भाषा शैली की और जो शब्दों के कुछ टिपिकल वर्ड भी हैं, उनके जो भी उपचार करते हैं, ऐसे कुछ शब्द आते हैं तो भी उनको भी हम समझेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ दिया, ये श्यामाचरण दुबे लेखक है। और इसके तरह से ये समझ लिए, ये देखो बाजार है, ये एकदम से भरा पड़ा है, ये देख लो मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, उनमें सामान दुनिया भर की कंपनी की, दुनिया भर के हर तरह की एक ही चीज़, कितनी ब्रांड की कितनी कंपनियों ने मार्केट में भेज रखी है। एक ही तरह के साबुन चाहिए नहाने के तो कितनी है, हज़ारों तरह के साबुन दुनिया भर के, और उनके ऑफर, तेल चाहिए कितने तरह के हैं, और जो आप एक चीज़ लेने जाओगे उसकी कितनी वेराइटी है, और सब कंपनियां उसमें ऑफर देती है, और सब एक दूसरे से पीछे लगी हुई है, और इसमें भ्रमित हो जाता है खरीदने वाला, और ख़रीद कर वह पछताता भी है और खुश भी होता है, अच्छा लगता है। और कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कंपनियां कुछ ऑफर देकर कुछ अपनी घटिया चीज़ें भी बेच देती थी। ये सब चीज़ें हो रही है और इस सब चीज़ों को समझना पड़ेगा आप लोग। ये चैप्टर है अपना उपभोक्तावाद की संस्कृति। जैसे देख लो यहाँ पर सुपर ऑफर है, जीवन जल है, शीतल जल है, स्नान साबुन है, ऐसे दिया इसमें बताया, उसको और ढंग से अच्छे ढंग से समझ लेंगे। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति, उपभोक्तावाद की संस्कृति मैंने बता दिया, जो उपभोग करने वाला है, जो कंज्यूरिज्म है, जो क्रेता है, जो खरीदता है और उसको यूज़ करता है। जैसे साबुन लेके आया मैं और उससे नहा रहा हूँ तो मैं उपभोक्तावाद हो गया, उपभोग करने वाला हो गया। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है कि चेंज इज नेचर, प्रकृति का गीता में भी बोला है कि जीवन परिवर्तनशील है, हर समय कुछ न कुछ गतिशील है, जो कल था वो आज है ही नहीं। पिछले सदियों से देख लो, बदलता बदलते हम यहाँ तक आ गए, और भी बदलता जा रहा है, और धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस कहने का मतलब एवरीथिंग इज चेंजेज एवरी डे, हमेशा कुछ न कुछ रोज़ रोज़ बदलता जाता है, कुछ धीमे गति से बदलता है, हमको पता नहीं पड़ रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, एक जीवन लाइफ स्टाइल, शैली का मतलब अपना वर्चस्व यानी वजूद, एक प्रभाव स्थापित कर रही है, उस जीवन पर स्थापित कर रही है, समाज में एक अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, वो अपना दबदबा बना रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, और उसके साथ एक नया जीवन दर्शन आ रहा है, एक नया जीवन दर्शन आ रहा है। क्या आ रहा है नया जीवन दर्शन? उपभोक्तावाद का दर्शन करते हैं फिलोसफी जो जिसके सिद्धांतों पर चल सकें, जिसकी सोच, दर्शन का मतलब थिंकिंग, तो हम उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है, कल्चरल है, वो थिंकिंग हमारी मानसिकता बनती जा रही है। उत्पादन बढ़ाने पर जोर हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहे हैं, फैक्ट्रियाँ मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है अपने माल को बेचने के लिए और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। चारों ओर ऐसी उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, चारों ओर माल को बना रही है। ये उत्पादन आपके लिए है, ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं, हमारे सबके लिए। कुछ न कुछ हम भी लाते हैं बाज़ार से, हमारी ज़रूरत की चीज़ें आपके भोग के लिए, हमारे भोग के लिए, हमारे खरीदने के लिए, हमारे खाने के लिए, पहनने के लिए, यूज़ करने के लिए, भोग के लिए ने जिस भी ढंग से हम यूज़ करते हैं। जैसे खाते हैं तो भी भोग होता है, पहनते तो भी भोग देते हैं, तेल है, साबुन है, लगाते तो भी भोग है, नहीं उसको यूज़ करना, भोग का मतलब समझ लें आप। आपके सुख के लिए, हम सुख, कपड़े पहन के सुखी होते हैं, तेल लगा के सुखी होते हैं, नहा के सुखी होते हैं, जूते पहन के सुखी होते हैं, नए ड्रेस पहन के सुखी होते हैं। ये सभी हमारे खुशी के लिए, सुखी के लिए। सुख की व्याख्या बदल गई है। पहले जो सुख की व्याख्या थी, एक दूसरे से मिलते थे, गरीबी में ही रहते थे, लूकी रोटी भी खा लेते थे, चटनी से किसान भी अभी खाकर मस्ती से पेड़ की छाया में सोता है। तो सुख की अलग अलग व्याख्या है। तो आजकल की सुख की व्याख्या बदल गई, नहीं मुझे ऐसी चाहिए तो सुखी, मुझे मेरी मर्सिडीज़ चाहिए, छोटी मोटी गाड़ी नहीं चाहिए आजकल तो बड़ी गाड़ी, ऐसी रॉयल गाड़ी, रॉयल्स रॉयल, और ज़्यादा ऐसे जो पैसे वाले हेलीकॉप्टर चाहिए, ऐसी क्योंकि आकांक्षा बढ़ती जाती है।
तो सुख की व्याख्या बदल गई है, सुख की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो चेंज हो गई है। उपभोग, भोग ही सुख है। उपभोग यानी सामान वस्तु को लाना और उनको यूज़ करना, मेटेरियलिज्म जिसको कहते हैं, वही सुख हो गया आजकल की। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि और चुपचाप जंगलों में बैठे तपस्या करते और आत्मिक शांति को प्राप्त करते और मस्त रहते थे। हमारे संत फकीर अभी भी आश्रमों में रहते हैं और जो कुछ मिलता है उसमें सुख रहते हैं। लेकिन समाज की जो स्थिति है वो इससे अवगत करा रहा है। लेखक वो कहता है कि आजकल सुख की जो परिभाषा ही चेंज हो गई, उसकी डेफिनेशन चेंज हो गई। लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे रहना चाहिए और किस रहने से क्या मिलता है, ये भी उसको बता रहा, आईना बता रहा लेखक। एक सूक्ष्म बदलाव, एक सूक्ष्म माइक्रो छोटा सा बदलाव आ रहा है, चेंज हो रहा है। नई स्थिति में न्यू जो कंडीशन से आ रही है उसमें बदलाव आ रहा है। उत्पादन तो आपके लिए ही है, उत्पादन जो प्रोडक्ट है वो तो हमारे लिए ही है। पर आप ये भूल जाते हैं जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। हम ये भूल तो जाते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हमारा कैरेक्टर भी उसके साथ चेंज हो रहा है। क्योंकि हम जैसा खरीदते हैं, पहनते हैं, खाते हैं, वैसे ही हमारा कैरेक्टर भी बनता है। क्योंकि एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई है। जैसा हम बोलते हैं वैसा सोचते हैं तो ही बोलते हैं ना, जैसे सोचते हैं वैसे बोलते हैं, जैसे बोलते हैं वैसे करते हैं। तो इसी तरह से हमारा कैरेक्टर भी, जैसी चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसी चीज़ें होगी, वो हमारा लाइफ स्टाइल और हमारा जीवन भी बनेगा। चरित्र उसी जीवन से बनता है, हिस्सा होता है, जीवन ही चरित्र होता है, एक तरह से कह सकते हैं। आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं और आज उत्पादन जो है, प्रोडक्ट है, उस पर समर्पित हो रहे हैं, उस पर न्यौछावर हो रहे हैं, उसी पर बिके जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। यहाँ हम उसके हो गए हैं, उनके ही हो गए, यूँ कह सकते हैं। ये है इसके आगे हम पढ़ेंगे। विलासिता की सामग्री से बाजार बड़ा पड़ा है। विलासिता से मतलब यहाँ पर है ऐशो आराम की चीज़ें, रईसी ठाट से रहने की चीज़ें। जैसे समझ लो कि मेरे पास सोफ़ा है, एसी है, बड़ी अच्छी लग्जरीज गाड़ी है, गहने हैं, ऐसी सब सामग्रियाँ विलासिता की सामग्रियाँ कहलाती हैं, जिनकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जीवन जीने के लिए, उनके नेसेसरी नहीं होती। रिक्वायरमेंट अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है। बाज़ार भरा पड़ा है ना, बाज़ार में ये चीज़ें ज़्यादा है। आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश निरंतर लगी रहती है। आपको लुभाने की नहीं, आपको लोभ देने के लिए लुभाना है ना, लोभ देकर खींचना, लालच देकर खींचना, लुभाने की जी तोड़ कोशिश करना, जी जान से कोशिश करना, निरंतर रेगुलर। यूनिक आप थोड़े से भी आप थोड़े कमज़ोर हो गए तो आपके पीछे कंपनियां लगी हुई हैं, किसी न किसी होर्डिंग्स हैं, एडवर्टाइज कंपनियां हैं, इंटरनेट पर हैं, या आपके ऑफ़र देने वाली मैगजीन्स हैं, या अखबारों में विज्ञापन है। कहीं न कहीं आपको उसको निरंतर लगी रहती है पीछे, कहीं से कहीं आदमी हिप्नोटाइज हो ही जा। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। दैनिक जीवन में काम आने वाली छोटी छोटी चीज़ें वस्तु को ले लीजिए। लेखक कहता है टूथपेस्ट लीजिए, ये दांतों की मोती जैसे चमकाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है। टूथपेस्ट का एडवर्टाइज देख लो आप, सवेरे उठते ही तरह तरह के टूथपेस्ट का एडवर्टाइज आ जाते हैं। ये दांतों की सड़न रोकता है, तो ये मुंह की दुर्गंध रोकता है, तो ये दांतों के मसूड़ों को मजबूत करता है, तो ये ऋषि मुनियों के द्वारा बनी गई है, ये बबूल और नीम से भरी हुई है, ये बाबा जी के द्वारा बनी गई है, ये वैज्ञानिक अप्रूव द्वारा, ये डॉक्टर की मान्यता प्राप्त है। मतलब एक ही चीज़ की कितने ही आप देखेंगे कि आपका सिर चकरा जाएगा कि ये लूँ ये नहीं लूँ। इस तरह से आपको हिप्नोटाइज करते हैं और आपको भ्रमित कर देते हैं। ये मसूड़ों को मजबूत करता है, ये पूर्ण सुरक्षा देता है, प्रोटेक्शन देता है। वह सब करके भी जो 3-4 बार पेस्ट अलग अलग करते हैं, अलग अलग तरह के लाते हैं, अलग अलग करते हैं, और इसमें ज़्यादा, इसमें दम है, इसमें ये बढ़िया है, तो दांत नहीं पड़ने वाले भी पड़ने जाते, क्योंकि उनका रिएक्शन भी होता है। इस पेस्ट में मैजिक है, फार्मूला है, कोई बबूल का है तो कोई नीम का है तो कोई ऋषि मुनियों का है, ये वनस्पतियों का है, कोई खनिज तत्व से मिश्रण है, किसी में चूना है तो किसी में नमक है। तो इसमें से क्या चुन लीजिए, आप चाहिए जो ले लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आजकल तो ब्रश का भी हो गया कि ब्रश अच्छा होगा तो ही आपके दांत बढ़िया मसूड़े मजबूत होंगे। रंग, आकार, बनावट, पहुँच, सफाई की क्षमता अलग अलग तरह से बढ़कर एक से बढ़कर एक है। मुंह की दुर्गंध बचने के लिए माउथ वाश भी चाहिए। अब पहले तो ठीक था कि चलो ब्रश कर लें, लेकिन अब माउथ वाश अंदर स्प्रे करने के लिए, मुंह में बदबू आती तो पेट अगर साफ नहीं होता है तो आती है वैज्ञानिक रूप से, और डॉक्टरी का लॉजिकल बात है। लेकिन ऊपर से छिड़काव करने से मुंह बंद, लोग ऐसे ही माउथ वाश भी चाहिए। सूची और लंबी होती जाती है, इसकी लिस्ट और लंबी होती जाती है, क्योंकि एक के बाद एक चीज़ें लगी हुई है, जुड़ी हुई है इसके साथ। पर इतनी चीज़ों का ही काफ़ी बड़ा व्हील हो जाएगा, काफ़ी ये चीज़ें ले लेंगे तो भी इसकी
जो मार्केटिंग प्राइस है बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो हमारे पॉकेट भी अलाउ नहीं करती है या क्षमता से बाहर होती है कितनी बार, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित यानी बहुत विज्ञापन देने वाली और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। कीमती यानी जो ज़्यादा महंगी ब्रांड है वही खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि हम ऐसी वैसी चीज़ लाएंगे नहीं। ये देख लिया आप, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित है ना, बहुत मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, बहुत ज़्यादा विज्ञापन आने वाले, कीमती जो ज़्यादा हाईएस्ट रेट वाली हैं और अच्छी हैं, नामी कंपनियां हैं, उनका ही खरीदेंगे और छोटी मोटी कंपनी की नहीं। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कार कर देने वाली है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो माल बिकता है या मार्केटिंग होती है या लोग जिस पर अपने सौंदर्य की चीज़ें, क्योंकि हर कोई सुंदर दिखना चाहता है और सुंदर दिखावे के चक्कर में और बदसूरत हो जाता है। बार बार अलग तरह के शैम्पू लगाने से, अलग अलग तरह की क्रीमें लगाने से, और चेहरे ऐसे हो जाते हैं जैसे किसी ने नोच लिया हो, रिएक्शन भी होता है। बालों में कितनी तरह की तेल लगाने से बाल भी झड़ जाते हैं, टकले हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का पहले जो नेचुरल जो चीज़ें होती थी वो कितने ही बार सालों तक नेचुरल लाइफ जीते थे लोग, उनका रिएक्शन भी नहीं होता है। तो इन सभी चक्करों में साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं, नुकसान भी होने की पूरी संभावना रहती है। इसकी चीज़ को भी लेखक बताता है और हमको भी पता है, और आपको भी इस चीज़ को समझना चाहिए। थोड़ा सा आगे जो चैप्टर है उसका और पढ़ लेते हैं। जैसे देख लो, दुनिया भर की तरह तरह की तेल और शैम्पू की शीशियाँ हैं, और ये जो रईस संभ्रांत लोग होते हैं उनको कहते हैं, उनके सौंदर्य प्रसाधन के जो टेबल होता है उन पर 20, 25, 30 हज़ार की ऐसी चीज़ें कीमती पड़ी रहती जो उनकी सुंदरता को बढ़ाने वाली होती हैं। ये टूथपेस्ट ले लीजिए, सवेरे ही सवेरे टूथपेस्ट दुनिया भर के होते हैं, आप जानते हो, मनोरंजन करने के, और कितनी तरह की क्वालिटी के अलग अलग आते हैं। इसको समझेंगे। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते हैं, हर महीने नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। ये प्लस, उसमें और प्लस कर देंगे, नया प्रोडक्ट वही चीज़ है उसमें प्लस, उसमें ऐड कर देंगे, ये नई चीज़ डाली, ये और ज़्यादा है। साबुन ही देख लीजिए, एक ही खुशबू, एक ही खुशबू, एक ही खुशबू, दूसरे में तेज, एक दिन आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना सोखता है, रोकता है, तीसरा जर्म को आपसे सुरक्षा करता है। ये लीजिए सिने स्टार्स का, सिनेमा को स्टार्स जो उनके अभिनेता होते हैं, सौंदर्य का रस, ये इतने साबुन लगाते हैं इसलिए ये इतने सुंदर है, इनका मनपसंद साबुन। ये सच्चाई का अर्थ समझना चाहिए, ये लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो ये लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। ये कितनी तरह की जो ऐड है इसको बताया गया लेखक ने, कि कैसे एक साबुन के पीछे, एक पेस्ट के पीछे कंपनियां अपने अपने व्यू और अपने अपने अट्रैक्ट करने के तरीके बताती हैं, कि कोई सौंदर्य प्रसुदा बढ़ाने वाला है, तो कोई पसीना सोखने वाला है, तो कोई जम्स को काटने वाला है, तो मनपसंद खुशबू वाला है। ये किसी के गंगा जल से बनाया हुआ है, तो कोई पवित्र रखने वाला है, तो कोई स्टार्स का मनपसंद साबुत, हम भी वैसे ही लें। कोई कहता है चमड़ी को नरम रखने वाला है, ये लीजिए। किसी के सौंदर्य में निखार ला देते हैं, वो ले लीजिए। कोई उम्र को कम दिखाने वाला, वो लीजिए। संभ्रांत महिलाओं, संभ्रांत यानी जो ज़्यादा रिच, ज़्यादा पैसे वाली, ज़्यादा धनाढ़ वर्ग की है, वो महिलाएं संभ्रांत। ड्रेसिंग टेबल, जो ड्रेस सौंदर्य बढ़ाने का ड्रेसिंग, 30-30 हज़ार तक के सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, यानी बहुत महंगे उनके सौंदर्य वहाँ पर पड़े होते हैं, और मामूली बात नहीं है उनके लिए। तो मामूली बात है कि उतने छोटे मोटे खड़े उनके टेबल पड़े रहते हैं। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, पेरिस से परफ्यूम, जो पेरिस का परफ्यूम होता है, इत्र वगैरह हमारे भारत में भी बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन उनकी जो ब्रांडेड यूँ कहते हैं वो ब्रांडेड, और वहाँ से मंगाइए। पेरिस का इत्र महसूस होता है, इतना ही खर्च हो जाएगा। और ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, ये हमारे प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले, हमारी इम्पोर्टेंसी को, हमारे कह सकते हैं कि हमारे रुतबे को बढ़ाने वाले हैं। हमारी पहचान बनेगी कि यार कितना रॉयल व्यक्ति है। तो ये इन सभी चीज़ों को देखकर हम ये सब चीज़ें खरीदते हैं, और अक्सर ये चीज़ें वहीं काम आती हैं। जैसे पिछले ज़माने में राजा महाराजाओं की वो उनके इतने ऊंची ऊंची चीज़ें, गहने, लबादे, लाव लश्कर आगे पीछे होते थे, उसी तरह की ये बातें हैं प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली। समाज की आपकी हैसियत जताते हैं, और समाज में आपका रुतबा क्या है, आपका वजूद क्या है, आपकी इम्पोर्टेंसी क्या है, ये सब जताते हैं।
पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है, ये पुरुष भी हैं, ऐसा नहीं कि लेडीज़ ही हैं, पुरुष भी इसी दौड़ में आगे बढ़ गए हैं। वो भी पैंट सूट, तरह तरह के शूज़ और अलग अलग तरह की टाइयाँ और दुनिया भर के हेयर स्टाइल और ऐसे परफ्यूम वगैरह लगाने में पुरुष भी अब आगे आ गए हैं। पहले इसका काम साबुन और तेल से चल जाता था, और पहले साबुन और तेल से चल जाता था सौंदर्य प्रसाधनों में, लेकिन अब तो आफ्टर शेव और कोलान भी आने लगे हैं। आफ्टर शेव जो शेव करने के बाद में उसको क्लीन किया जाता है और चेहरे को चमकाया जाता है, तो कोलोन और आफ्टर शेव भी उसमें यूज़ करने लग गए हैं और उनका भी वजूद बढ़ गया है, लोग उनको भी खरीदने लग गए हैं। ये चीज़ें भी अब ज़्यादा गौर करने वाली हो गई हैं और ख़रीदने लगे हैं लोग। इस तरह से आफ्टर शेव और कोलोन भी आ गए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं, और ऐसी बात नहीं, अब तो इसके दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और बढ़ गई हैं। उसके बाद ये लगाना चाहिए, उसके बाद चेहरे पे ये लगाओ, ये सुंदरता बढ़ाओ, ये नई नई तरह तरह के आप सुंदर प्रसाधन हैं वो उनको लगाएं। तो इस तरह से बढ़ता ही जा रहा है, मतलब नॉन स्टॉप लोगों की जो सुंदर बनने की है, मार्केटिंग के मकड़जाल में आके या विज्ञापनों के मकड़जाल में आकर या उनके चक्रव्यूह में फंसकर या हिप्नोटाइज होकर अपने धन को बर्बाद करते ही जा रहे हैं। ये बड़ी चिंता की विषय है, इस बारे में लेखक कह रहे हैं। लेकिन समय कितना होता है, हम इसको आगे पढ़ना है नहीं, तो इस आगे वाले इस आगे गद्यांश को हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इसको पूरा करेंगे। आपको जो शब्दार्थ हैं और लेखक परिचय हैं और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं देता हूँ वो आप कर लीजिएगा। शब्दार्थ आपको हर लेसन स्टार्ट होते ही आपको करना है, और शब्दार्थ लास्ट में पेज में दिए गए हैं, उसका पीडीएफ बना के मैं डाल दूँगा। और लेखक परिचय भी इसके स्टार्टिंग में है, उसका भी आपको लेखक परिचय लिखते हुए उसके ये दोनों क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग कर लेने हैं। और पिछला जो होमवर्क दिया है 2 बेलुक का था, वो भी आप पूरा करने के बाद ये पेज छोड़ देने के बाद इसको करें, मिक्सअप नहीं करें। और प्रश्न बैंक जो मैंने लिखवाए थे वो भी उसी पाठ में लिख दें, या अलग से प्रश्न बैंक बनाए तो पाठ वाइज सीरीज वाइज लिखते हैं, वरना उसी पाठ में पाठ 1 है तो उसमें प्रश्न बैंक के अलग वो जो मैं लिखवाता हूँ रोज़ डेट डाल के लिखते रहें। इसमें भी मैं प्रश्न बैंक को भेजूँगा ये, तो उसमें भी आप प्रश्न बैंक के अलग शब्दार्थ लेखक परिचय और शब्दार्थ लेखक परिचय लिखने के बाद प्रश्न बैंक का एक डेट डाल दें। और उस दिन जब मैं जितना लेसन पढ़ाता हूँ 2-3 गद्यांश, एक पेज पढ़ाता हूँ, 1.5 पेज पढ़ाता हूँ, जितना भी पेज है उसके जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो मैं आपको डालता हूँ। तो डेट डालकर, जैसे आज पढ़ाया आज का डेट डालकर उसमें बचने वाले प्रश्न जो अन्य प्रश्न बैंक, अन्य इंपॉर्टेंट प्रश्न, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यूँ डालकर या प्रश्न बैंक डालकर उसमें वो प्रश्न लिखते जाएँ और उनका हल कर सकें। मैंने पहले भी बोला है, मुझे पूछते बच्चे व्हाट्सएप पर, तो ये ध्यान रखें, अगर आप हल कर सकते हैं तो करें, अवश्य करें। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जितने कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन में न लाने 5 ही करें, और नहीं कर सकते तो उनको आप मौखिक तो हल करें ही करें। इनका ये क्वेश्चन होगा क्या, ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर बनने वाला क्या, ढूंढें और उसको सॉल्व करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और माता पिता का कहना मानें, और हर तरह से पढ़ने के लिए आपकी एनर्जी, हर समय कुछ सोचने के लिए, हर सब्जेक्ट की एक प्लानिंग और जो एक स्कूल की तरह आप टाइम टेबल बनाएं घर पे, मेरे कहना ये है। और ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने के लिए दें, इधर उधर की बातें ना करें, और आपका जितना कोर्स कराया जा रहा है सब सब्जेक्ट में आप रेगुलर अपना काम करें और आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हुए एक महान व्यक्ति बने, यही हमारी आशा है। धन्यवाद।